नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिफेंस अड्डा पे। और मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, शाम 6 बजे ठीक डिफेंस अड्डा पे आप सभी के साथ हाजिर हो चुका हूं। और आज डिस्कस करेंगे हम फिजिक्स के बेहतरीन 25 सवाल जो कि हमारे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अड्डा की यह जो मुहिम है सिलेक्शन फैक्ट्री, जिसमें आपको मौका है सिलेक्शन पाने का, इस साल कुछ कर दिखाने का। इस मुहिम में आपको 77% की फ्लैट छूट दी जा रही है, जिससे आप डिफेंस एग्जामिनेशंस में जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एफकैट क्यों ना हो, चाहे वो सीडीएस क्यों ना हो, चाहे वो सीएपीएफ क्यों ना हो, या फिर आपकी एक्स वाई ग्रुप की एग्जामिनेशंस ही क्यों ना हो, या आईनेट या सीडीएस की क्यों ना हो, इन सभी के लिए आपके लिए महापैक डिजाइन किया जा चुका है। लाइव क्लासेस कंटिन्यूअसली आपके लिए चलती हैं। वीडियो कोर्सेज पहले से ही फैकल्टीज द्वारा स्टोर पे अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज इंग्लिश और हिंदी माध्यम में अवेलेबल है। और ई बुक्स भी आपके कंटेंट को मजबूत करने के लिए अवेलेबल है अड्डा के ऑफिशियल वेब स्टोर। वहां विजिट करिए और विजिट करके जो भी अपनी मनपसंद की कोर्स है उसे एनरोल करिए, ताकि आपकी सिलेक्शन में कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा Y223, जो कि कूपन कोड है, तो आप बैच खरीदते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये 77% की छूट आपको मिल जाए। अगर पहली बार अगर आप अड्डा के वेब स्टोर पे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप अड्डा 247 की जो ऐप है, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे होंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर होंगे, फर्स्ट टाइम यूजर को 5% एडिशनल डिस्काउंट भी दी जाती है। अगर आपको नहीं पता तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एडिशनल ये छूट दी जाती है फ्रॉम द टीम ऑफ अड्डा 24/7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और इसके पहले मैं बता दूं कि बैच अनाउंस हो चुका था और हो चुका है। एक्स और वाई ग्रुप के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन पैक आपके सामने है। 2 से 5:30 के बीच ये बैच चलनी है। और 15 फरवरी से ये बैच कमेंस हो रहा है। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए विजिट करें www.adda247.com एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट द कूपन कोड Y223 कूपन कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा, करीबन 77 to 81% के आसपास, जिससे आप अपने कोर्स को बहुत ही सस्ते प्राइस में पा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि हमारे मैथ्स के फैकल्टी हैं, हमारे इंग्लिश के फैकल्टी हैं। मैं खुद आपको फिजिक्स डील करूंगा, आनंद सर आपके मैथमेटिक्स डील करेंगे, साहिल सर आपकी रीजनिंग डील करेंगे, खान सर आपके अंग्रेजी को डील करेंगे, और जनरल स्टडीज वाले पोर्शन, रागा वाले पोर्शन आपको डील करेंगे हमारे जीवेश सर। तो इंडियन एयरफोर्स एयरमैन की ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए बैच आ चुकी है, कंप्लीट बैच 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो भूलना नहीं, जल्दी से इस साइट पे जाके इस बैच में अपना एनरोलमेंट कराएं। अब आइए डिस्कस करते हैं उन सवालों को जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, तैयार हो जाए। पहला सवाल ये रहा, केरोसिन ऑयल राइजेस अप इन अ विक ऑफ लैंटर्न बिकॉज ऑफ। कहता है कि अगर लालटेन को अगर हम देखें, अगर हम एक लालटेन को देखें, लालटेन के नीचे वाले पोर्शन में क्या रहता है, केरोसिन रहता है, और यहाँ उसकी लौ जल रही होती है, और ये नीचे एक रिबन रहता है जो इस तेल में ऊपर रहता है। कहता है ये जो तेल है नीचे से ऊपर गई कैसे। डिफ्यूजन ऑफ द ऑयल थ्रू द विक, विसरण विधि से, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की वजह से, बायंट फोर्स उत्प्लावन बल के वजह से। तो हवा का उत्प्लावन बल नहीं होता, द्रव्य का होता है। फिर कहता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द विक, है ना, ये जो ये अगर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल होता तो नीचे की तरफ खींचता ना, ऊपर की तरफ थोड़ी। ये भी सही जवाब नहीं है। पृष्ठ तनाव जो होता है ना, सरफेस टेंशन जो होता है उस फैब्रिक का, उसके वजह से जो केरोसिन ऑयल होता है, जो केरोसिन का तेल होता है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। तो सही वजह इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आप सबने इसका सही जवाब दिया होगा। अगला सवाल, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टू पीसेस ऑफ मेटल व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड हैव इक्वल अपथर्स्ट ऑन देम। कहता है कि अगर दो धातुओं के टुकड़ों को द्रव्य में डुबो दें तो उनके ऊपर समान उत्क्षेप लगता है। अपथर्स्ट को हम कहते हैं उत्क्षेप। तो अगर दो धातुओं के टुकड़ों को अगर हम द्रव्य में डुबो दें तो उनके ऊपर समान उत्क्षेप लगता है, देन
बोथ पीसेस मस्ट हैव इक्वल वेट्स, तब हम ये कह सकते हैं कि दोनों का भार बराबर है, दोनों का घनत्व बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, या बोथ आर फ्लोटिंग टू द सेम डेप्थ, मतलब एक ही स्तर पर दोनों ही तैर रहे होंगे। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, 15 सेकंड का समय, जल्दी बताइए भाई। जब एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो ना, तो फिजिक्स को एकदम कंसेप्चुअली सीखना होगा, हर एक फैक्ट्स को आपको समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर एक सिलेंडर को एक बंदा रोल करते हुए लेके जाता है, तो रोलिंग के साथ साथ कहीं कहीं स्लिपिंग भी होती है, राइट, कहीं कहीं ऐसी रोलिंग दिखती है जिसमें नो स्लिपिंग होती है। तो यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, इस बात का ध्यान रखेंगे। बताइएगा, ए बी सी या डी, टू पीसेस ऑफ मेटल व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब धातु के दो टुकड़ों को एक साथ डुबोया जाए तो उनपे समान उत्क्षेप लगता है। तो इसकी वजह क्या होगी, तो इसकी वजह ये होगी कि दोनों का आयतन क्या है, बराबर था। आयतन बराबर था, इसीलिए लगने वाला जो रिटर्न फोर्स था, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था पानी के द्वारा, वो क्या हुआ, बराबर लगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द फोर्स ऑन द सरफेस इज डबल्ड, कहता है कि अगर सतह पर लगने वाला बल डबल कर दिया जाए एंड एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, और एरिया को छोटा कर दिया जाए, तो एरिया छोटा और बल ज्यादा, मतलब बहुत अंदर तेजी से जाएगा ना फिर तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर विल बिकम 2 टाइम्स, प्रेशर विल बिकम 3 टाइम्स, बिकम 4 टाइम्स, रिमेन अनचेंज। बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी बताइए। अरे हम जानते हैं सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस तो फोर्स इंक्रीजेस, सतह क्षेत्र घटता है तो बल बढ़ता है। और अगर सतह क्षेत्र बढ़ता है, इंक्रीजेस, तो फोर्स क्या होता है, घटता है, तो फोर्स डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको दोगुना करोगे तो और एरिया को आधा करते हो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर 4 गुना हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, कहता है कि द्रव्य में किसी एक बिंदु पर दाब किस पर निर्भर नहीं करता। मान लो ये द्रव्य है, तो द्रव्य में किसी भी एक बिंदु पर दाब किस पर निर्भर नहीं करता। द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ फ्लूइड, कहता है उस बूंद की गहराई के ऊपर, नेचर ऑफ द लिक्विड, द्रव्य के प्रकृति के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल लग रहा है उसके ऊपर, या द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, जिस समायोजन में वो द्रव्य होगा उसके आकृति के ऊपर। जल्दी बताइएगा, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, द्रव्य में किसी भी एक बिंदु पर। इसका सीधा साधा हिंट मैं ऐसे दे सकता हूं कि आप अपने आप को पानी में उतारिए, पूल्स वगैरह में, छोटे तालाब में या नदी में, जब आप नहाने के लिए उतरते हो तो आपके शरीर में चारों तरफ से बल फील होता है ना। फोर्स एक्सर्ट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस व्हेन यू आर इन अ लिक्विड। इसका मतलब क्या, मैंने आपको एक हिंट दिया, अब आप बता सकते हो। तो प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे, शेप, एक्सेलरेशन, नेचर ऑफ द लिक्विड, या डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, जिस इलाके में वो होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जल का कण करेगा क्या, जहां भी आप एंटर करिए वहीं से हर जगह से वो बल लगाना स्टार्ट कर देता, क्योंकि ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस सतह से ये जुड़ा होगा उसी पे ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस यानी असंजक और ससंजक बल लगाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके एफओएस ग्रुप एग्जामिनेशंस के लिए, तो ढंग से देखिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, द बल्क मॉड्यूलस फॉर एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड, बल्क मॉड्यूलस फॉर एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड इज 0, यूनिटी, इंफिनिटी, या 0 से 1 के बीच में। बल्क मॉड्यूलस फॉर एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड इज 0, यूनिटी, इंफिनिटी, या 0 से 1 के बीच में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंफिनिटी। बल्क मॉड्यूलस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बल्क मॉड्यूलस इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम्स के लिए, वॉल्यूम्स के लिए। तो एक इनकंप्रेसिबल लिक्विड है जिसको दबाया नहीं जा सकता, तो उसका बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, इंफिनिटी, हद से ज्यादा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, एन एग व्हेन प्लेस्ड इन ऑर्डिनरी वाटर सिंक्स, कहता है कि सामान्य जल में अगर अंडे को आप रखते हो तो वो डूब जाता है।
बट फ्लोट्स व्हेन प्लेस्ड इन ब्राइन, लेकिन वो तैरता है जब जो वाटर हो थोड़ा एसिडिक या अल्कलाइन हो। इसकी वजह क्या है? डेंसिटी ऑफ ब्राइन, मतलब ब्राइन होता है जनरली सॉल्टी वाटर, है ना, सॉल्टी वाटर। तो दिस इज बिकॉज डेंसिटी ऑफ ब्राइन इज लेस देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। घनत्व उसका कम होता है ये सामान्य जल से, या फिर बराबर होता है, या फिर सॉल्ट वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है ऑर्डिनरी वाटर से। सही बताएं, सही जवाब इसमें से क्या होगा, ए बी सी या डी? 15 सेकंड इस सवाल के लिए। और ये सब एक्सपेरिमेंट ना कभी कभार किया करो, आपको फील होगा कि हाँ विज्ञान क्या है। जल्दी बताएंगे। हाँ भाई, तो 15 सेकंड में अब 4-5 सेकंड और बचे हैं, 4-5 सेकंड और कि जब अंडे को हमने ऑर्डिनरी वाटर में रखा तो वो डूब गया, लेकिन नमकीन पानी में रखा तो वो तैरने लगा। इसका वजह क्या है? तो इसकी वजह है कि जो डेंसिटी ऑफ ब्राइन है वो ग्रेटर है, घनत्व जो है उसका ज्यादा है पानी के घनत्व से, इसीलिए वो क्या करने लगा, तैरने लगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। Water is flowing through a horizontal pipe in streamline flow. Water is flowing through a horizontal pipe in streamline flow at the narrowest part of pipe। कहता है कि streamline flow यानी रेखिक तरीके से अगर द्रव्य बह रही है किसी एक पाइप से, तो कहता है जो नैरोवेस्ट उसका हिस्सा है, जो सकरा हिस्सा है, ये तो क्या हुआ, चौड़ा वाला हिस्सा है, ये वाइडर पार्ट हो गया। और सकरे वाले हिस्से की बात करें तो ये नैरोवर पार्ट हो गया, ये नैरोवर पार्ट हो गया। तो कहता है कि अगर फ्लूइड बह रही है एक हॉरिजॉन्टल पाइप से, यानी अनुप्रस्थ नलिका से अगर जल आगे निकल रही है, बह रही है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है एक के बाद एक ऐसे बहते रहना, है ना, लगा जैसे पाइप से पानी निकलती है, इसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। तो कहता है नैरोएस्ट पार्ट पे यानी सकरे हिस्से पे वेलोसिटी कैसा रहेगा, वेलोसिटी यानी वेग कैसा रहेगा और दबाव कैसा रहेगा। तो वेलोसिटी ज्यादा, दाब कम, प्रेशर मैक्सिमम, वेलोसिटी कम, प्रेशर और वेलोसिटी दोनों मैक्सिमम, या वेलोसिटी एंड प्रेशर दोनों मिनिमम। जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान है। तो देखिए, वेग ज्यादा रहेगा लेकिन प्रेशर जो होता है वो मिनिमम होता है। लेकिन आप पाइप को ये करिए, जहां से मोटर निकल रहा हो और बड़ा उसका क्रॉस सेक्शन हो, तो प्रेशर उसमें ज्यादा होगा लेकिन वेलोसिटी कम होता है। लेकिन अगर जितना सकरा होता जाए ना तो वेलोसिटी बढ़ जाता है लेकिन प्रेशर जो हो जाता है वो कम हो जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। जो नीचे दिए गए आपको 4 तार दिखाए जा रहे हैं उसका मटेरियल सेम है। कहता है विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। कहता है अगर एक ही तनाव चारों पर दिए जाएं तो किसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंशन यानी लंबाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। पहले का लेंथ है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। दूसरे का लेंथ है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 मिलीमीटर। तीसरे का लेंथ है 200 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 मिलीमीटर। और तीसरे चौथे का लेंथ है 300 सेंटीमीटर और उसका व्यास 3 मिलीमीटर। जल्दी से बताइएगा कि अगर वायर के पास डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो तारों में उनको पिरोया जा सकता है, तो कौन से के लिए अगर समान तनाव बल लगाया गया तो सबसे ज्यादा लंबा कौन खींचेगा। इसमें लीनियर एक्सपेंशन का ये सवाल है। लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। जल्दी बताइएगा सही जवाब क्या है, बहुत ही सही सवाल पूछा है। और ऐसा एक दो तो एक्सपेक्ट करो। भैया देखो, सबसे ज्यादा आपको एक्सटेंशन किसमें मिलेगा, जिसमें सबसे कम लेंथ है और डायमीटर देखिए ये कितना है, 0.5 मिलीमीटर का। तो जितना कम होगा उतना आसानी से वो फैलता जाएगा। ठीक है ना, तो सेम मटेरियल का है। और एक्सटेंशन सबसे किसमें देखा जाएगा, अगर सेम टेंशन दिया जाएगा तो जिसमें सबसे कम होगा। और सबसे ज्यादा दोगे तो उसमें सेम टेंशन है तो ज्यादा नहीं फैलेगा ना। तो जो सबसे कम होगा लेंथ में और सबसे कम होगा डायमीटर में, वही सबसे ज्यादा जल्दी फैल जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। ये तो लॉजिकल सवाल था, एनालिटिकल था, बस देखने में भयानक लगता है ऐसे सब सवाल, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन इज सिटिंग इन अ बोट विच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड। कहता है कि एक इंसान नौके पर बैठा है जो कि पॉन्ड में यानी पोखरे में तैर रहा है। कहता है कि अगर इंसान कुछ पानी पी लेता है तालाब से या उस पोखरे से, तो कहता है कि पानी का लेवल उस पोखरे में कितना होगा। थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा गिर जाएगा, एक जैसा रहेगा या नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक जैसा ही रहेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि अम, कि 1 किलो रुआ
भिगोया हुआ और 1 किलो लोहा का वजन कितना होगा? तो वो अलग अलग हो जाएगा क्योंकि वाटर एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर 1 किलो रुआ, चाहे कि एक घर भर लो, और 1 किलो लोहा इतना सा ले लो, दोनों का वजन तो सेम ही होगा ना। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? तो एक बंदा जो पहले से ही पानी में है, उस पानी को पी लेता है, तो उससे ओवरऑल वॉल्यूम को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। इन सॉलिड्स, ठोसों में इंटर एटॉमिक फोर्सेस यानी अंतः आणविक जो बल है, आर टोटली रिपल्सिव, प्रतिरोध दिखाते हैं, टोटली अट्रैक्टिव यानी प्रतिकर्षण दिखाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी यानी प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों दिखाते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस में जो अंतः आणविक बल होता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस यानी अंतः परमाणिक जो बल होता है, वो कैसा होता है? तो इट इज टोटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ पार्टिकल कैसा है, नेचर ऑफ चार्ज ऑफ मटेरियल कैसा है, नेचर ऑफ चार्ज ऑफ मटेरियल कैसा है। समझ लो, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ठोसों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो रिपल्सिव का भी होता है, अट्रैक्टिव का भी होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड कंटेनिंग इन अ बीकर, कहता है कि एक वस्तु है जो द्रव्य में तैर रहा है, जो कि एक बीकर में रखा हुआ है। द होल सिस्टम इज शोन इन फिगर इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो मतलब एक बॉडी मान लेते हैं बीकर में है, ये बीकर हो गया, ये ऐसे बीकर हो गया, और इसके अंदर ऐसे लिक्विड है, और इस लिक्विड में मान लिया ये बॉडी ऐसे तैर रहा है। द अपथर्स्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू द लिक्विड, a body floats in a liquid containing in a beaker, the whole system is shown is falling under gravity। अब ये पूरा सिस्टम जो है वो ग्रेविटी के नीचे फॉल कर रहा है। तो कहता है इस बॉडी के ऊपर अपथर्स्ट कितना है। समझ पा रहे हैं कि मतलब समझ लो, एक पानी का मग्गा ले लो, पानी का मग्गा ले लो जो आपके वॉशरूम वगैरह में तो पाया ही जाता है, हर जगह, है ना। तो पानी के मग्गे में मान लो पानी भर लो थोड़ा सा, और इसमें आपने डाल लिया कोई एक मटेरियल, कोई पार्टिकल डाल लिया। अब इस मग्गे को आप फ्रीली छोड़ दो, फ्री फॉल करा दो, है ना, भारहीनता के साथ इसे फ्रीली छोड़ दो जमीन की ओर, तो ये नीचे गिरेगा विथ एन एक्सिलरेशन बहुत ज्यादा, हाँ या ना। तो जैसे ही एक्सिलरेशन के साथ ये नीचे गिरेगा, जी के साथ ये नीचे गिरेगा, तो उस दौरान ये नीचे जा रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर पानी की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा ना। तो कहता है ये जो अपथर्स्ट यानी उत्क्षेप मिलेगा उस बॉडी को, जो कि पानी के अंदर पानी की वजह से मिलेगा, वो कितना होगा? 0 इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर, हवा में जब वो बॉडी रहता है उसके बराबर का, या इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना वो मटेरियल पानी हटाया होगा उतना, या इक्वल टू वेट ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, उतना ही वजन जितना वो डूबा हुआ होगा। जल्दी से बताएं सही जवाब क्या है, क्योंकि ये बॉडी पहले ही बता दिया गया है कि वो फ्लोट कर रहा है यानी तैर रहा है। तो ए, बी, सी या डी। 15 सेकंड का समय देता हूं आपको इस सवाल के लिए, सोचने वाला सवाल है। अरे भाई, बायंट फोर्स लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है, एक तो साथ में कोहेसिव फोर्स, संजक और असंजक बल लग ही रहे हैं, विस्कस फोर्स इसको पकड़ के रखा ही है। तो जैसे ही mg नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो nr ऊपर की तरफ क्या हो जा रहा होगा? नलीफाई हो जाते होंगे, कैंसिल हो जाते होंगे। तो सही जवाब क्या होगा? अपथर्स्ट कितना? 0। अपथर्स्ट कितना? 0। अपथर्स्ट हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। ठीक वही वाली बात जैसे लहरों के ऊपर अगर कोई ट्यूब पर कोई बच्चा बैठा है, या कोई औरत बैठी है, या कोई जेंट्स बैठा ही होता है, तो वो लहर आता है और उस बंदे को कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बस लहर के ऊपर ऐसे वो उछल के रह जाता है। क्यों? विस्कस फोर्स जो है ना वो पकड़ के रखी है। अब आप उसको नीचे की तरफ ले जाओ या ऊपर की तरफ ले जाओ, वो बैलेंस कर लेगा, छोड़ेगा नहीं। विस्कस फोर्स आने वाले फोर्स के साथ बैलेंस कर लेता है, मोशन में या विदाउट मोशन। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 0। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। अ वाटर टैंक ऑफ हाइट 10 मीटर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर इज प्लेस्ड ऑन अ लेवल ग्राउंड, ठीक है ना, जमीन पर रखा हुआ है, 10 मीटर की टंकी है, पानी से भरा हुआ है। इट हैज 2 होल्स, वन एट 3 मीटर एंड अनदर एट 7 मीटर। 10 मीटर लंबी एक टंकी में 3 मीटर और 7 मीटर पर छेद किए गए हैं। कहता है द वाटर इजेक्टिंग फ्रॉम, जो पानी निकल रही होगी, बोथ द होल्स विल फॉल एट द सेम स्पॉट। बिल्कुल गलत, पहला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, अपर होल विल फॉल फार्दर एंड देन दैट फ्रॉम द लोअर होल, लोअर होल में ज्यादा या अपर होल में ज्यादा। तीसरा, अपर होल में नजदीक गिरेगा और लोअर होल से ज्यादा, या मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। मोर इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बी और सी इसका जवाब दे देगी। अब सही जवाब बताइए इसका क्या होगा?
मैंने तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे क्रॉस कर दिया। क्या आप मानते हैं कि सर आपने जो ऑप्शन काटे हैं वो सही होगा? देखिए, अगर वाटर है ना और वाटर टैंक में भरी हुई है, वाटर अगर वाटर टैंक में भरी हुई है, तो हम जानते हैं लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो पानी तो पूरा भरा था ना 10 मीटर तक, अब यहाँ भी छेद कर दिया, यहाँ भी छेद कर दिया, तो प्रेशर तो यहाँ भी अभी सेम ही होगा और यहाँ भी सेम ही होगा। तो दोनों के वजह से जो पानी गिरेगी वो एक ही पोर्शन पे गिरेगी, ध्यान रखिएगा, दोनों के वजह से जो पानी गिरेगी वो एक ही पोर्शन से गिरेगी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही था, ना कि बी और सी। काफी लोग इसमें कंफ्यूजन में आके लिख देते हैं कि ऊपर वाले में प्रेशर कम हो रहा होगा तो वो नजदीक गिरेगा और नीचे वाले का दूर गिरेगा। काफी लोग सी डाल देते हैं और काफी लोग यहाँ पे सी अभी दिए भी हैं, इनका जवाब गलत है, ध्यान रखिएगा। बोथ विल फॉल एट द सेम स्पॉट बिकॉज लिक्विड प्रेशर इज सेम, लिक्विड प्रेशर इज सेम, 10 मीटर तक भरा था ना, इसीलिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, द लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन, कहता है कि हवाई यान अगर उड़ती है तो उसको जो एक ऊपर की ओर खिंचाव मिलती है वो किसके ऊपर? टॉरिसेली थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर ये काम करता है? रेखिक रेखिक संवेग के संरक्षण पर क्या ये आधारित है, या फिर गुरुत्वीय नियम के ऊपर आधारित है, या फिर बर्नौली के प्रमेय के ऊपर आधारित है, या टॉरिसेली के प्रमेय के ऊपर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम के ऊपर लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन इज डिजाइंड। और एरोप्लेन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो एरोप्लेन वाज फर्स्ट मेड बाय राइट ब्रदर्स, WRIGST, राइट ब्रदर्स, BROTHERS। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, अगर बारिश की बूंदे आकाश से गिर रही हैं नीचे की ओर, तो दे नाइदर इंज्योर अस नॉर मेक अस होल ऑन द ग्राउंड, ना ही हमें इंज्योर कर पाती है ना ही जमीन पर वो छेद कर पाती है। बिकॉज दे मूव विथ, क्योंकि वो किससे चलती हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण से, वेरिएबल एक्सेलरेशन, बदलते त्वरण से, वेरिएबल स्पीड, बदलते चाल से, या कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, लगातार चलने वाली, टर्मिनल मतलब होता है अंतिम वेग, लगातार चलने वाली अंतिम वेग से। जल्दी बताइए कि अगर जब बारिश ऊपर से नीचे गिरती है तो वो हमारे शरीर पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही जमीन में छेद कर पाती है, इसकी रीजन क्या है? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी बताएंगे। भैया रेन ड्रॉप्स है ना, तो ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से अगर ये ड्रॉप्स आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये आखिरी वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी से ही तो गिरेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी से ही तो गिरेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने की वजह से, एक समान टर्मिनल वेलोसिटी के गिरने की वजह से कभी कभी इनका क्या होता है, स्पीड एकदम धरती तक पहुंचते पहुंचते ना के बराबर हो जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, जिसके वजह से ना हमारे शरीर पर ये कोई इंजरी यानी जख्म पहुंचाते हैं, ना ही जमीन पर ये कोई छेद का निर्माण करते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जहां से गिरा वही मैक्सिमम था, अब जो है वो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स पे आने की वजह से वो आता है, और जैसे जैसे धरती पर आता है एयर प्रेशर रेजिस्टेंस मिलते मिलते इसका जो स्पीड है वो लगभग इतना कम हो जाता है कि वो हमारे ऊपर कोई ऐसी खास विपदा या आपत्ति नहीं ला पाता। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान रखना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, टू सोप बबल्स आर हेल्ड बाय अ ट्यूब, कहता है दो ट्यूब से दो, अच्छा एक ट्यूब से दो सोप बबल्स को पकड़ी गई हैं, व्हाट विल हैपन? एयर विल ट्रेवल फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर बबल, दो सोप बबल आर हेल्ड बाय अ ट्यूब, इट विल ट्रैवल इट, अच्छा समझ लो ऐसे, मतलब एक ट्यूब है, तो एक तरफ यहां बबल है और एक तरफ यहां बबल है, तो कहता है कि एयर विल ट्रैवल फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर बबल, यहां से यहां ट्रैवल करेगा अगर बुलबुला पकड़ा हुआ है तो इस ट्यूब के साथ। फिर कहता है एयर विल नॉट ट्रैवल, दूसरा है एयर विल ट्रैवल थ्रू ट्यूब, एयर सिर्फ इसके बीच ट्रैवल करेगा इसमें नहीं, और चौथा नथिंग कैन बी सेड, तो नथिंग तो नहीं, कुछ तो कहेंगे, जल्दी बताइए क्या कहेंगे? सही सही सवाल है ना, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा जब भी आयतन ज्यादा हो तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ना बी ना सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के बढ़ने की वजह से द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, कहता है कि अगर तापमान बढ़े तो पृष्ठीय तनाव के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जल्दी बताइए।
पृष्ठीय तनाव के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? तापमान के बढ़ने से पृष्ठीय तनाव के ऊपर क्या असर पड़ता है? में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तरल के घनत्व के ऊपर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। रिमेन्स द सेम, एक जैसा हो सकता है। ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ेगा। ऑलवेज डिक्रीजेस, हमेशा घटेगा। और मैं बता दूं कि जब जब लिक्विड के तापमान को बढ़ाया जाए तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा? तो पृष्ठीय तनाव हमेशा घट जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा? घटेगा। और आप देखो ना, जैसे ही ठंडा दूध, तो वो तुरंत उस पे मलाई जम जाती है ना, और वो पकड़ लेती है। ऐसे थोड़ा सा इधर उधर करोगे भी तो लिक्विड हिलती नहीं, हाँ या ना? लेकिन अगर दूध गर्म हो तो थोड़ा सा भी इधर करो तो तुरंत निकल जाए, हाँ या ना? या गर्म पानी की ही बात कर लो, ठंडे पानी की बात कर लो। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो एनालिटिकली आप अपने अगल बगल की चीजों से भी सीखते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिए, खासा ध्यान रखिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, हुक का जो नियम है लचीलेपन को लेके, उसका ये कहना है कि इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, अगर दबाव बढ़ाते हैं, देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज, तब दबाव और खिंचाव का जो अनुपात होगा, तब दबाव और खिंचाव का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बिकम जीरो, जीरो हो जाता है। रिमेन्स कांस्टेंट, एक समान रहता है। डिक्रीजेस, घट जाता है। या इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। तो जब 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 हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस टू स्ट्रेन का बात करेगा तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। भैया जितना दबाव दोगे उतना ही तो खिंचाव मिलेगा ना। ऐसा नहीं ना कि हल्का सा दबाव दिए और यहां से उंगली निकल गया फाड़ के गाल को, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऑलवेज स्ट्रेस इज रिलेटेड टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लिक्विड प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द, कहता है कि द्रव्य का दबाव किसी एक बिंदु पे द्रव्य के अंतर्गत किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्य की घनत्व पर, शेप ऑफ द वेसल यानी जिसमें द्रव्य है उसके आकार पर, डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, जिस सतह पर रखा हुआ है और जितने गहराई पर वो है उसके ऊपर, या फिर गुरुत्वीय त्वरण पर, एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी पर। जल्दी से बताइएगा। मतलब तीसरे पॉइंट का मतलब ये समझ लो, ये इतना गहरा है तो आप यहां पे रहो तो अलग प्रेशर, 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 यहां पे रहो तो अलग प्रेशर। कहीं इसकी बात तो नहीं है? शेप ऑफ द वेसल, वेसल के आकार के ऊपर तो निर्भर नहीं करता। लिक्विड के घनत्व के ऊपर तो नहीं डिपेंड करता। तो लिक्विड प्रेशर पानी के किसी भी बिंदु पर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले पूछा जा चुका था और इसका सही जवाब मैंने तब भी बताया था और अब भी बता रहा हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड नहीं करता भाई, शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड नहीं करता। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। अ कंटेनर पार्टली फिल्ड इन अ लिक्विड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, है ना? स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसा बैलेंस होता है और एक कंटेनर को जो कि आधा भरा हुआ है, पार्टली फिल्ड है, उसको लटकाया जाता है। अ स्मॉल बॉडी इज जेंटली ड्रॉप्ड इन द कंटेनर, फिर उसमें एक छोटी सी बॉडी इसमें डाल दी जाती है। तो कहता है द पॉइंटर इन द स्प्रिंग, है ना, जो पॉइंटर है, जो समझ लो पहले ऐसा था, वो क्या करेगा? रीड लेस, ऑसिलेट, रीड द सेम या रीड मोर। अगर पहले वजन कुछ और था और इसमें छोटा कुछ और मैंने डाला तो ये पॉइंटर बढ़ेगा, घटेगा, एक जैसा रहेगा, या ऐसे ऐसे आगे बढ़ने और पीछे होने लगेगा? मतलब ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होने लगेगा। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। और ये सब चीजें प्रैक्टिस किया कीजिए घर में भी, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, विज्ञान काफी आनंद देता है। थ्री इडियट्स पिक्चर में देखा था ना, फ्रिज गेट खोलने जाओ तो पूरा फ्रिज का गेट ही हाथ में आ जाता था। मैं ये करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है जिसमें आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखते हो, उसे प्रैक्टिस करा करिए। वेट बैलेंस बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाता है, इसमें देखिए, ये सब लाइव करके देखिए, यू विल गेट टू नो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस नेचर, है ना? प्रकृति के अलग अलग जो बल कार्य कर रहे हैं हर जगह, उसका एक विभिन्न और मतलब काफी अनूठा एहसास आपको फील होगा। फील द नेचर, है ना? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है? भाई पहले वजन अगर समझ लो 5 किलो 100 ग्राम था, 5 किलो 100 ग्राम था, ठीक है ना? अब तुमने उसमें 5 ग्राम डाला, भाई 5 ग्राम ऐड होगा ना, तो 5105 हो जाएगा ना, तो ये पॉइंटर बढ़ेगा ही ना। तो इसमें इतने सोच क्या रहे हो? इट विल रीड मोर, सीधी बात।
अगला सवाल, अब सब भावनाओं में डूबे हुए हैं कि पानी में गया होगा, पानी लहर मार रहा होगा, तो पॉइंटर कभी लेफ्ट कभी राइट हो रहा होगा, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं। इतना मत सोचिए। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड आर यूजुअली मोर स्फेरिकल इन शेप, कहता है जो द्रव्यों की जो छोटी बूंदें होती हैं वो ज्यादा गोल होती हैं देन लार्जर ड्रॉप्स, एक ही द्रव्य में है जबकि। इसका वजह क्या है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो पृष्ठीय तनाव का बल होता है वो बराबर होता है और गुरुत्व के अपोजिट होता है। हाँ, तो टेंशन का जो फोर्स होता है वो गुरुत्व के अपोजिट होता है, बिल्कुल। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्रिडोमिनेट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, प्रिडोमिनेट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय बल के ऊपर ज्यादा कारगर साबित होता है सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रिडोमिनेट्स द फोर्स ऑफ टेंशन मतलब गुरुत्वीय बल जो होता है वो पृष्ठीय तनाव के बल के ऊपर प्रभावी साबित होता है, या फोर्स ऑन ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एंड आर इक्वल, या फिर सेम डायरेक्शन में एक्ट करती है और बराबर है। अब पहले में बोला गया है कि सरफेस टेंशन बराबर है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके विपरीत कार्य कर रहा है। बताइएगा क्या वजह है कि पानी के बूंद जो होते हैं वो गोल ज्यादा होते हैं, छोटे वाले, और बड़े वाले कम? व्हाट इज द रीजन? क्वेश्चन नंबर 20, सोच के जवाब देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो है ना सर, जो छोटी वाली बूंद होगी उसमें ज्यादा प्रभावी हो जाती है, और जो बड़ी वाली बूंद होगी उसमें वेट ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जिसके वजह से सरफेस टेंशन काम नहीं कर पाता। तो जिसमें वेट ज्यादा होगा मतलब जी ज्यादा होगा, अरे W बराबर mg, तो वेट ज्यादा मतलब जी ज्यादा, तो जी ज्यादा तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी प्रीडोमिनेट करने लगेगा। तो बड़े की अगर बात होती तो ऑप्शन नंबर सी सही होता, लेकिन छोटे की बात है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए और डी की तो बात ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट से ज्यादा तो सवाल लगना ही नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे आंसर खुद ही निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, कहता है इनमें से कौन सा वो मटेरियल है, धातु है जो सबसे ज्यादा लचीला है? रबड़, लेड, वुड लकड़ी, या स्टील? सबसे ज्यादा लचीला, ध्यान रखिएगा स्टील के बहुत सारे शीट्स भी बनते हैं जो काफी मुड़ते हैं। लकड़ी आपको इलास्टिक लगता है क्या, या लेड आपको इलास्टिक लगता है, या रबड़ आपको ज्यादा इलास्टिक लगता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, भैया रबड़, लेड और वुड तीनों से सबसे ज्यादा लचीला होता है स्टील, तभी तो इसे शीट्स में ढाला जाता है, ब्लेड्स बनाया जाता है, टूल्स बनाया जाता है, कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो जो जितने ज्यादा रूप में ढल रहा है इसका मतलब उसमें लचीलापन सबसे ज्यादा, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, अ स्ट्रेच्ड रबड़, एक खींचे हुए अगर रबड़ की बात करें तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी घटी हुई होगी, या पोटेंशियल एनर्जी घटी हुई होगी? तो जब भी रबड़ इस अपने ओरिजिनल लेंथ में होता है तब भी पोटेंशियल एनर्जी ही है, जब आप उसे खींचते हो तब पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ रही होती है, और जब छोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी से रिट्रेस करेगी। तो सही जवाब है इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। बहुत ही लॉजिकल सवाल है आज के शीट में, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलना। और अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी से शेयर कर दें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा होगा, उसको तुरंत कॉपी करके देख रहे हैं। और क्वेश्चन मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 लगातार सारे दिनों का पीडीएफ एक एक करके आपको दिया जा रहा है, और वो आपको अवेलेबल होगा लिंक में, देखिए आज के क्लासेस का कल आप लिंक में देखिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, द लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ, एक तरफ भार दिया गया है और एक तरफ खिंचाव देखा गया है। इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो कहता है द थिनेस्ट वायर इज, सबसे पतला तार कौन सा होगा? अगर इलोंगेशन और लोड का ग्राफ ये है तो ए के लिए ये दिया गया है, बी के लिए ये दिया गया है, सी के लिए ये दिया गया है और डी के लिए ये दिया गया है, तो सबसे ज्यादा पतला वायर इनमें से कौन था? यहाँ आप देख के मत बताना कि सर इसमें पतला पहचानना है क्या, नहीं इसमें नहीं पहचानना है। आपसे पूछा जा रहा है कि पतला आप खुद बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अगर इलोंगेशन ए के लिए इतना मिला है, बी के लिए इतना मिला है, सी के लिए इतना मिला है, डी के लिए इतना मिला है, एंगल बता रही है ना अपनी अपनी प्रवृत्ति, यस और नो, एंगल अपनी अपनी प्रवृत्ति बता रही है आपको। तो जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पतली वायर इलोंगेशन और लोड में, तो यहाँ पे तो डी और सी में तो इलोंगेशन दिख नहीं रहा, और ए में आप जो इलोंगेशन देख रहे हो ना ये रिट्रेस नहीं होगी, ये रिट्रेस नहीं होगी, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में हमें सबसे ज्यादा लचीलापन देखने को भी मिलेगा और ये सबसे पतले तारों में से भी होगा, तो करेक्ट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन नंबर बी।
इसके ऊपर पूरा एक थ्योरी है इलोंगेशन का, जिसमें चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का पूरा सीक्वेंस बताया जाता है। इसके ऊपर हमारी फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन पॉइंट के ऊपर भी एक पूरा ग्राफ है। मैं उस पूरे ग्राफ को अगले क्लास में जरूर आप सभी के साथ प्रदर्शित होऊंगा। दैट इज ऑन मंडे को हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलास्टोमर्स आर द मटेरियल्स विच, इलास्टोमर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलास्टिक नहीं होते, या फिर उनकी इलास्टिक रेंज बहुत कम होती है, या फिर वो हुक के नियम का पालन नहीं करते, या इनमें से कोई भी बयान उनके लिए सही नहीं है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24। आसान आसान से सवाल है। देखिए, हुक्स लॉ कहता क्या है कि स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन होगा, जितना दबाव उतना खिंचाव होगा। लेकिन इलास्टोमर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो हुक्स लॉ का पालन ही नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। थोड़े बहुत उसमें चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट भी हो जाते हैं और वो वापस से रिट्रैक्ट नहीं होते। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डू नॉट ओबे हुक्स लॉ, हुक का नियम पालन नहीं करते। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी सवाल, 25 सवाल आपको भी पता है एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में आती रहती है, इसलिए हर दिन हम 25 सवालों का डिस्कशन करते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल, द लिफ्ट इन एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, एरोप्लेन में जो लिफ्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है। हम जानते हैं ये बर्नौली के प्रमेय के ऊपर बेस्ड है। इसकी शायद विवेचना हमने थोड़ी देर पहले की थी। पास्कल्स लॉ की बात करें तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो लिफ्ट की बात आ ही नहीं जाएगी। थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है और ना ही गुरुत्वीय नियम के ऊपर, बर्नौली के प्रमेय के ऊपर डिपेंड करता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसी के साथ 25 सवालों का ये पूरा जो सेशन है वो साकार होता है और कल फिर से नए 25 सवालों के लिए फिर से तैयार रहेंगे हम। एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है वो पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर का निचोड़ पूछा जाता है। कोशिश यही की जाती है एयरफोर्स कमेटी द्वारा कि अगर 25 सवाल हमें पूछने हैं तो 25 से ज्यादा टॉपिक्स भी तो हैं 11 12th के फिजिक्स में। तो वो जब भी एक सवाल पूछता है तो समझ लो हीट से पूछा तो थर्मोडायनामिक्स मिला के पूछेगा, हीट से पूछा तो हीट और करंट मिला के पूछेगा, सॉलिड से पूछा तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स मिला के भी पूछ सकता। तो देयर आर क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ी मिली जुली थॉट्स और थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न्स, अचारीपना तो मिलेगी ही, लेकिन इसमें आपका संकल्प, आपका आत्मविश्वास, आपकी आत्मनिर्भरता, आपका हार्डवर्क, आपकी पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेगी। टीम अड्डा 24/7 इज ऑलवेज विथ यू। अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिफेंस अड्डा को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है आने वाले सारे दिनों में जो सेशंस हैं आपको और पावर देगी, शक्ति देगी, एक जुनून और एक एहसास देगा कि यस इवन आई कैन डू इट। चलिए इसी के साथ अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।